हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सनी गुलवे और आज हम बात करने वाले हैं क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी के बारे में। हमने क्लासिकल मॉडल में जो एग्रीगेट सप्लाई साइड थी वो देख ली थी। उसके अंदर प्रोडक्शन थियरी, लेबर मार्केट और उन दोनों से एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल कैसे बनता है वो हमने देख लिया था। अब हम बढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड के साइड और उसके अंदर एक ही थियरी है जिसको बोलते हैं क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी में दो व्यूज़ हैं, एक है क्लासिकल और एक है मॉडर्न। क्लासिकल के अंदर जो अप्रोचेस थे वो दो तरीके के थे जो सेम टाइम में डेवलप हुए थे, और ये जो मॉडर्न अप्रोच है वो फ्रीडमैन ने थोड़ा बाद में डेवलप किया था। तो ये जो मॉडर्न थियरी जो है मनी की, वो हम बाद में देखेंगे जब केंशियन मॉडल देखेंगे। बट फ़िलहाल हम देखेंगे क्लासिकल के अंदर जो फिशर का अप्रोच है और साथ में कैम्ब्रिज का अप्रोच है, वो दोनों देखेंगे। फिशर का अप्रोच जो है उसमें दो फॉर्म है। पहला वाला जो था वो थियोरेटिकल था बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, इसलिए फिर इनकम फॉर्म डेवलप किया गया। तो देखते हैं एक एक करके सारे अप्रोचेस। सबसे पहले है क्लासिकल के अंदर ट्रांजैक्शन फॉर्म जो कि फिशर ने डेवलप किया था। तो अगर हम मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट में भी इक्विलिब्रियम होता है जैसे गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे होता है? क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड जब सेम होती है और उससे एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड होता है तो उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उसी तरीके से जब मनी सप्लाई और मनी डिमांड जब इक्वल होता है तब हम बोलते हैं कि मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब जो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू था उसमें ये बोला गया था कि लोग जो मनी डिमांड करते हैं, लोग जो कैश की डिमांड करते हैं, वो सिर्फ एक पर्पस के लिए होता है और वो होता है ट्रांजैक्शन पर्पस। ठीक है, बट जब हम आगे दूसरी केंशियन मॉडल और नई थियरीज देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो लोग पैसे डिमांड करते हैं वो सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होता है, और भी पर्पसेस होते हैं जैसे कि स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए। ठीक है, जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग अपने इन हैंड कैश रखते हैं कि जब उनको सही समय लगता है तब वो बाय करेंगे और बाद में सही समय पे सेल करेंगे। तो स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए भी वो डिमांड करते हैं। फिर एक और पर्पस होता है प्रिकॉशनरी, जिसके अंदर जो इमरजेंसीज होती हैं, ऐसी सिचुएशन के लिए भी लोग थोड़ा अपने पास पैसा रखते हैं। तो ये बहुत सारे पर्पसेस हैं लोगों के कैश या मनी डिमांड करने के। पर जो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें ये अज्यूम किया गया था कि लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन के पर्पस से मनी डिमांड करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन फॉर्म में जो इक्वेशन है मनी सप्लाई और मनी डिमांड का वो कुछ इस तरीके से है, MV = PT। अब सबसे पहले बात करते हैं मनी डिमांड की। तो लोग, जैसे कि हमने अभी देखा कि लोग सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए मनी डिमांड करेंगे, तो पूरे इकोनॉमी की मनी डिमांड कितनी हो सकती है? तो वो मनी डिमांड अगर कैलकुलेट करना है तो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, पूरे साल में इकोनॉमी में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सबका एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, और वो सारे ट्रांजैक्शन हुए उनका एक एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर कोई भी एक चीज़ आज बाय परचेज़ करते हो, भले ही 10 रुपये की पेन हो या फिर 50,000 का कोई कंप्यूटर हो या फिर लाखों या करोड़ों रुपए की मशीनरी हो, कुछ भी हो, वो एक साल में पूरी इकोनॉमी में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए वो रिकॉर्ड करके वो जो ट्रांजैक्शन जिस प्राइस पे हुए थे उसका एक एवरेज प्राइस निकालना है। ठीक है, तो एक साल में इकोनॉमी को कितना कैश लगेगा, उनको प्राइस इनटू वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इतना कैश लगेगा। ठीक है, आप मान लो एक महीने में 10,000 रुपये खर्चा करते हैं और एक साल में वो कितना होगा? 1,20,000। तो ये मैंने क्या किया, ये आपका जो टोटल मनी डिमांड है ये मैंने कैलकुलेट किया। वो 10,000 के अंदर मान लो आप एवरेज प्राइस है 10 रुपीज़, आप जो भी चीज़ खरीदते हैं उसकी एवरेज प्राइस है 10 रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ? आप 1,000 ट्रांजैक्शन करते हैं एक महीने में और उसका एवरेज प्राइस है 10 रुपीज़, इसलिए आपको चाहिए 10,000 रुपये पर मंथ
फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। तो एक साल के लिए वो कितना हो गया, 1,20,000। उसी तरीके से पूरे इकोनॉमी में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, उसकी जो जिस प्राइस पे वो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसकी एवरेज प्राइस निकाल के अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक साल की पूरे इकोनॉमी की मनी डिमांड आपको मिलेगी। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे राइट साइड में लिखा है। ठीक है, अब ये मनी जो डिमांड होगा लोगों के द्वारा, उसको सप्लाई कौन करेगा, सप्लाई करेगा इंडिया का सेंट्रल बैंक। ठीक है, हर एक कंट्री में उनका सेंट्रल बैंक ही ये सप्लाई करता है। तो वो अब सप्लाई कैसे करेगा ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब मान लीजिए कि आपको पूरे साल में फॉर एग्जांपल इकोनॉमी को 100 रुपये चाहिए है ट्रांजैक्शन करने के लिए। ठीक है, तो क्या वो उस देश का सेंट्रल बैंक ये 100 के 100 रुपये छाप के देगा इकोनॉमी के अंदर? नहीं। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है और वो है वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है, मान लो आज आपने एक ट्रांजैक्शन किया, आपने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी किसी सप्लायर से, तो आपके 100 रुपये वो सप्लायर के पास गए। मान लो कोई दुकानदार है जिससे आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, अब वो आपके 100 रुपये जो है वो दुकानदार के पास चले गए। ठीक है, अब वो दुकानदार भी अपनी कोई चीज़ खरीदने के लिए जब मार्केट में जाएगा, उसको जो चाहिए है, तो उसके लिए वही 100 रुपये का वो यूज़ करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक 100 रुपये छापने से सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं होता है, एक 100 रुपये की नोट से कई ट्रांजैक्शन हो सकते हैं पूरे इकोनॉमी में। ठीक है, तो अगर 100 रुपये की रिक्वायरमेंट है, पूरे इकोनॉमी की डिमांड 100 रुपये है, तो एग्जैक्टली 100 रुपये नहीं चाहिए है उस ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए। उससे अगर कम प्रिंट करेंगे तो भी वो मनी जो ट्रांजैक्शन की डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। पर वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपके इकोनॉमी का वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है। ठीक है तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल आपकी इकोनॉमी एक साल में 100 ट्रांजैक्शन करती है और हर एक ट्रांजैक्शन का एवरेज प्राइस है 100 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको पूरे साल में पूरी इकोनॉमी को 100 × 100 इतना मनी चाहिए, तो वो कितना हो गया 10,000 रुपीज़। ठीक है, और आपकी इकोनॉमी में जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वो 4 है। ठीक है, इंडिया का भी अराउंड 4 to 4.5 ही है। तो फॉर एग्जांपल इंडिया में 1 रुपये का जो वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स है, मतलब 1 रुपया पूरे साल के अंदर 4 हाथ चेंज करता है। ठीक है, मैंने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, ऐसे करके टोटल अराउंड 4 बार 1 रुपया घूमता है पूरे इकोनॉमी में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 1 रुपया छापूँगा तो मेरी इकोनॉमी में वो 4 रुपये का ट्रांजैक्शन कर पाएगा। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब ये है कि अगर सेंट्रल बैंक 1 रुपया छापती है और कंट्री की जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वो 4 है, तो वो 1 रुपया 4 रुपये का ट्रांजैक्शन कर पाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे 10,000 का ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए कितना कैश छापने की ज़रूरत है? ओनली 2500। ठीक है, तो अगर 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन करना है तो सेंट्रल बैंक 10,000 के नोट नहीं छापेगी, वो सिर्फ 2,500 रुपये के नोट छापेगी। ठीक है, तो मनी सप्लाई कितना हुआ? मनी सप्लाई अभी भी 10,000 ही है, बट एक्चुअल में कैश प्रिंट करके कितना दिया गया है? ओनली 2500। तो ये था आपका ट्रांजैक्शन अप्रोच। ठीक है, जिसमें ये इक्वेशन काम करता है, MV = PT। ठीक है, राइट साइड PT है आपका मनी डिमांड इकोनॉमी का, और लेफ्ट साइड है जो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई करता है। एक्चुअल में कैश सप्लाई जो है वो तो M जितना ही है, बट इंटू V होके वो टोटल मनी डिमांड जितना ही हो जाता है। ठीक है, पर ये जो अप्रोच है इसमें एक प्रॉब्लम है, पूरे इकोनॉमी के ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना, उनको रिकॉर्ड करना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो ये है। ठीक है, MV = PY, मैंने T की जगह पे यहाँ पे Y कर दिया। ये Y क्या है? ये आउटपुट या GDP ही है, जो हमने आगे के लेक्चर्स में Y जो डिनोट किया था GDP और आउटपुट को, वही Y है ये।
तो क्वेश्चन ये है कि अब ये ट्रांजैक्शन टी के बदले वाई क्यों कर दिया? सिंपल, क्योंकि अगर आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना अगर बहुत मुश्किल लग रहा है ना, तो आप उसकी जगह वाई इसलिए ले सकते हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन किस पर्पस से किए गए हैं? चीज़ों को खरीदने के लिए, ठीक है। और पूरी इकोनॉमी में जो चीज़ें खरीदी गई है वो कितनी होगी? जितना आउटपुट होगा उतनी ही खरीदी गई होगी। एग्जैक्टली नहीं होगा, जितना आउटपुट होगा उतनी नहीं खरीदी जाएगी, बट हम मोटा मोटी वो अमाउंट ले सकते हैं, है ना। कंट्री का जो भी आउटपुट है हम मान लेते हैं कि वो सारा वही साल में बिक गया है, ठीक है। तो लोगों ने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं वो परचेज के लिए किए हैं और जितने भी परचेसेस हुए हैं आउटपुट लगभग उतना ही होगा या उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, बट हम अप्रॉक्सीमेटली क्या ले सकते हैं? ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू योर आउटपुट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिया है जो कि है इनकम फॉर्म। तो इनकम फॉर्म ने खाली एक चीज़ मैंने चेंज की है, एम वी इज इक्वल टू पी वाई। आउटपुट लिया है क्योंकि ट्रांजैक्शन एस्टिमेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, बट जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उससे वाई कैलकुलेट करना थोड़ा इजी है, ठीक है। नाउ अब ये इक्वेशन में प्राइस जो है वो तो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, आउटपुट भी फर्म्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। मनी सप्लाई जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वो सेंट्रल बैंक पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट वी जो है वी डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स पे। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर मतलब तुम्हारे देश में पेमेंट की टेक्नोलॉजी क्या है उस पर डिपेंड करता है। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था? पुराने ज़माने मतलब आज़ादी के बाद जब हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडिया में इतनी नहीं थी, तब क्या होता था? तब ये जो अभी अपन एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं पेमेंट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, वो नहीं थे। तो मोस्टली लोग कैश पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो उस टाइम कैश की ज़रूरत ज़्यादा थी, है ना, और वेलोसिटी ऑफ मनी बहुत ही कम था। बट आज के टाइम में क्या है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। ज़्यादातर लोग जो पेमेंट या ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या एप्लीकेशंस के थ्रू कर रहे हैं। तो आजकल वेलोसिटी ऑफ मनी बहुत बढ़ गई है और उसकी वजह से जो कैश एक्चुअली प्रिंट करना पड़ रहा है वो काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ मनी जो है वो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स पे क्यों डिपेंड करता है? जितनी बेटर टेक्नोलॉजी होगी उतना लोग कैश कम डिमांड करेंगे और उतना जो बैंकिंग ट्रांसफ़र है या ऑनलाइन ट्रांसफ़र है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिकल मॉडल में ये दोनों जो फैक्टर है वेलोसिटी ऑफ मनी एंड आउटपुट, ये कांस्टेंट लिए गए थे। ये कैसे कांस्टेंट है? जैसे कि मैंने अभी बोला, वी जो है वेलोसिटी ऑफ मनी है वो तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। तो वो एकदम से चेंज नहीं होती है, उसको टाइम लगता है। तो शॉर्ट रन के अंदर हम क्या अज्यूम करते हैं? वेलोसिटी ऑफ मनी कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, ठीक है। क्लासिकल मॉडल में ये कांस्टेंट अज्यूम किया गया है। और वाई तो वो तो हम क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई में देख ही चुके हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है वो कम्प्लीटली वर्टिकल होता है, ठीक है। एक बार लेबर मार्केट से जो आउटपुट डिसाइड हो गया वो वही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये अज्यूम किया है कि वी और वाई, वेलोसिटी और आउटपुट, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो फिर रिलेशन जो है वो इस तरीके का बन जाता है, मनी सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्राइस के। अगर प्राइस चेंज होगा तो मनी सप्लाई भी चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों जो बाकी के जो दो फैक्टर है वी एंड वाई वो तो कांस्टेंट अज्यूम किए गए हैं। तो एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। ये क्लासिकल मॉडल की बात चल रही है। आजकल जो हो रहा है उससे थोड़ा ये डिफरेंट है, बट आजकल जो चल रहा है जो कि ज़्यादातर केंशियन जो थियरी है उससे ज़्यादा रिलेटेड है, तो वो हम बाद में देखेंगे। बट क्लासिकल मॉडल के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई कितना होगा? इट इज़ प्रोपोर्शनल टू प्राइस, ठीक है। और दूसरी एक और चीज़, अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई चेंज करता है तो उससे आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा और वो है प्राइस।
आज की तारीख में ऐसा नहीं है। अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई चेंज करती है तो उससे आउटपुट पे भी अफेक्ट होता है, बट क्लासिकल मॉडल के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई से सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस पे अफेक्ट पड़ेगा, आउटपुट पे कोई अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नाउ ये फर्स्ट अप्रोच था। ये इनकम फॉर्म जो था वो किसका था? फिशर अप्रोच का दूसरा फॉर्म था। ठीक है, अब जब ये फिशर ये थियरी डेवलप कर रहे थे तो उसके साथ ही कैम्ब्रिज में भी एक और थियरी डेवलप हो रही थी सिमिलरली, और ये दोनों थियरी ऑलमोस्ट सेम ही है, खाली उनका जो अप्रोच है वो थोड़ा अलग तरीके का है। तो अब हम देखते हैं कैम्ब्रिज में कैसे ये थियरी डेवलप की गई। तो कैम्ब्रिज के अकॉर्डिंग लोग अपनी जो इनकम है उसका कुछ पोर्शन कैश में अपने पास रखते हैं और बाकी जो पैसा है वो सेविंग्स में रखते हैं या एज अ सेफ्टी रखते हैं। ठीक है, तो मान लो आपकी सैलरी 50,000 है और आप उसमें से हर महीने अराउंड 20,000 का ही कंजम्पशन करते हैं, तो आपको एक्चुअली में कैश कितना चाहिए इन हैंड? 20,000, है ना। बाकी आप या तो सेव करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे या सेफ्टी पर्पस के लिए अलग से निकाल के रखेंगे। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं, कोई भी इकोनॉमी में ऐसा नहीं होगा कि जितनी इनकम होगी वो सारी की सारी खर्च कर देंगे। ठीक है, कोई ना कोई पोर्शन तो होगा ही, थोड़ा सा भी पोर्शन जो कि लोग सेव करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में जो कैश की डिमांड है वो हमेशा इनकम से तो कम ही रहेगी और वो उसका कुछ एक परसेंटेज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कैम्ब्रिज ये बोल रहा है कि मनी डिमांड कितना होगा, लोगों की जो इनकम है नॉमिनल इनकम उसका कुछ प्रपोर्शन होगा। ठीक है, नॉमिनल इनकम मतलब तुम्हारी टोटल इनकम जो रुपीज़ में आती है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? वाई कंट्री का आउटपुट है। ठीक है, और वो जो आउटपुट हुआ, जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हुई है उसका एवरेज प्राइस निकाल के आप आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंट्री की नॉमिनल इनकम मिलेगी। ठीक है, वाई वो कंट्री की रियल इनकम है बट उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नॉमिनल इनकम मिलेगी। ये कंट्री की टोटल नॉमिनल इनकम है। अब इसका कुछ प्रपोर्शन ही लोग डिमांड करेंगे कैश में। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा वो खर्च होने वाला नहीं है, तो वो जो परसेंटेज है वो हमने एच से डिनोट किया है। तो एच क्या है? प्रपोर्शन ऑफ इनकम दैट पीपल वांट टू होल्ड एज कैश बैलेंस। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया M इज इक्वल टू एच पी वाई। तो सेंट्रल बैंक को अब कितना पैसा सप्लाई करना है? M जितना, और वो M क्या है? तुम्हारी जो टोटल कंट्री की इनकम है उसका कुछ प्रोपोर्शन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा सिंपल इक्वेशन है जो पहला वाला इनकम फॉर्म था उससे। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो H है उसको इस साइड ले आता हूँ, तो क्या होगा? M इंटू 1/H इज इक्वल टू पी वाई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर हम जो फिशर का इक्वेशन था उससे कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? उसका इक्वेशन क्या था? MV इज इक्वल टू पी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी राइट साइड में पी वाई है, यहाँ पे भी लेफ़्ट साइड में M है। तो सिर्फ डिफरेंस क्या है? जो फिशर अप्रोच था वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मनी था और इसमें है 1/H। ठीक है, और ये दोनों सेम ही है। कैसे? अगर आपका मान लेते हैं कि आपको टोटल आपकी जो इनकम है, मान लो 40,000 इनकम है और उसमें से आप सिर्फ 25% यूज़ करते हैं, तो आपको कैश की ज़रूरत कितनी है? ओनली 10,000। ठीक है, तो अगर पूरी इकोनॉमी की इनकम 100 रुपये है, मान लो आपका जो 25% आप खर्च करते हैं, उसी तरीके से पूरी इकोनॉमी में लोग जो टोटल इनकम है उसका सिर्फ 25% ही कंजम्पशन करते हैं, इसलिए उनको 25% कैश की ज़रूरत है। तो अगर 100 रुपये का पूरा इनकम है कंट्री का, तो उसमें से कैश कितना चाहिए होगा? 25 रुपीज़। ठीक है, और यही 25 रुपीज़ से पूरे इकोनॉमी के ट्रांजैक्शन होंगे। ठीक है, तो अगर 25 रुपीज़ से पूरे इकोनॉमी के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं 100 रुपये के, तो इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी कितनी हुई? 4 टाइम्स।
₹25 से अगर ₹100 के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो वेलोसिटी 4 टाइम्स हुई, क्योंकि 25 इंटू 4 होके ही तुम्हारा ₹100 होगा। ठीक है, तो ये 1/h जो है दैट इज़ नथिंग बट योर वेलोसिटी। ठीक है, नाउ यहाँ पे भी आप देखेंगे कि h जो है वो कांस्टेंट लिया गया है। यहाँ पे जो h जो है वो कांस्टेंट लिया गया है, क्योंकि इनकम में से जो प्रपोर्शन आप कैश के फॉर्म में मांग रहे हैं वो लंबे टाइम तक सेम ही रहेगा। आपकी इनकम इतनी जल्दी बढ़ेगी नहीं। ठीक है, वो थोड़े टाइम के बाद बढ़ेगी। तो जब तक बढ़ नहीं रही है तब तक आपका जो प्रपोर्शन ऑफ इनकम जो आप कैश में मांग रहे हैं वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ, अगर एच कांस्टेंट हो गया और y तो हमने ऑलरेडी कांस्टेंट माना ही हुआ है, क्लासिकल मॉडल में आउटपुट कांस्टेंट रहता है, तो इस मॉडल में भी क्या हुआ, m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अगर मनी सप्लाई चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस ही चेंज होगी, आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था कैम्ब्रिज अप्रोच। नाउ अगर हम ग्रोथ की बात करें कि भाई आउटपुट में कितना ग्रोथ होता है, प्राइस में कितना ग्रोथ होता है, मनी सप्लाई में कितना ग्रोथ होता है, और उसको हमें कंपेयर करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम ग्रोथ के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड हम लॉग लेंगे। तो आपको पता है अगर मल्टीप्लिकेशन होता है लॉग लगाते हैं तो वो बीच में प्लस साइन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, log m प्लस log v प्लस log p प्लस log y। ठीक है, नाउ log m का मतलब क्या है, हम क्या मेजर करना चाह रहे हैं, ग्रोथ इन मनी सप्लाई, तो उसको मैंने डिनोट किया gm से। ठीक है, नाउ log v मतलब ग्रोथ इन वेलोसिटी। अब हमने क्लासिकल मॉडल में वेलोसिटी को क्या अज्यूम किया है, कांस्टेंट अज्यूम किया है, तो उसमें ग्रोथ कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट है तो उसका ग्रोथ क्या होगा, 0। थर्ड है log p दैट इज़ ग्रोथ इन प्राइस। तो ग्रोथ इन प्राइस को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। ठीक है, तो उसको मैंने पाई से डिनोट किया है। देन ग्रोथ log y क्या है, ग्रोथ इन आउटपुट। तो अगर हमने क्लासिकल मॉडल में आउटपुट को कांस्टेंट अज्यूम किया हुआ है तो उसका ग्रोथ भी क्या होगा, 0 होगा। तो अगर दोनों साइड हम देखें तो इस साइड बच रहा है ग्रोथ इन मनी सप्लाई और इस साइड बच रहा है ग्रोथ इन प्राइस दैट इज़ इन्फ्लेशन। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, ग्रोथ इन मनी सप्लाई इज इक्वल टू इन्फ्लेशन। तो क्लासिकल मॉडल ये कहता है कि अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई बढ़ाएगी तो इन्फ्लेशन आएगा, अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई कम करती है तो डिफ्लेशन होगा। ठीक है, नाउ अब एक और हम चीज़ वेरिएबल कर देते हैं। ये जो हमने y जो लिया था वो क्लासिकल मॉडल में कांस्टेंट है। ठीक है, बट जनरली ऐसा नहीं होता है, आउटपुट हमेशा थोड़ा बहुत तो ग्रो करता ही है, मतलब चेंज होता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। किसी का ग्रो करता है, किसी का कम होता है, बट चेंज होता है। वाई आउटपुट इज़ नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में होगा यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे तो यही रहेगा, ग्रोथ ऑफ मनी v अभी भी कांस्टेंट है तो उसका ग्रोथ 0 होगा। ग्रोथ ऑफ प्राइस को क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन, और ग्रोथ ऑफ आउटपुट को क्या बोलेंगे, GY। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे हमें क्या इक्वेशन मिल रहा है कि अगर आपका इकोनॉमी में GDP का ग्रोथ और सेंट्रल बैंक द्वारा मनी सप्लाई का ग्रोथ अगर सेम हुआ तो आपके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं आएगा। बट अगर जो मनी सप्लाई ज़्यादा हो रहा है इकोनॉमी के ग्रोथ से तो फिर कंट्री में इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, मान लो GDP ग्रो कर रहा है 6% से और सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई बढ़ाया है 8% से, तो कंट्री के अंदर 2% इन्फ्लेशन रेट देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर उल्टा हो रहा है, अगर मनी सप्लाई कम है, मान लो इकोनॉमी का GDP का ग्रोथ रेट 6% है और मनी सप्लाई का ग्रोथ है ओनली 4%, तो फिर डिफ्लेशन होगा बाय 2%। ठीक है, तो क्लासिकल मॉडल में हमें इस तरीके का रिलेशन देखने को मिलता है।
सो ये थी क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी। इसके अंदर जो इक्वेशन यूज़ हुआ है MV=PY, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसी से हम क्लासिकल मॉडल में एग्रीगेट डिमांड डिराइव करेंगे। और ये जो MV=PY इक्वेशन है, ये ऐसा इक्वेशन है जो आगे की थियरीज़ में भी यूज़ होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।